नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संदर्भ में बात कर रहे थे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कार्ल मार्क्स के विचारों को पढ़ा। तो जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इस संदर्भ में हमने देखा कि ये दोनों पद्धति है उन्होंने हीगल से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद फायरवाद से ग्रहण की थी, और इसके परिणाम स्वरूप वो तीन बात कहता है कि प्रत्येक चीज है उसमें परिवर्तन होता रहता है, प्रत्येक चीज गतिशील है, और एक नवीन और जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है यही विकास का आधार है। ये बात स्पष्ट निकल के कहता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ही विकास का आधार है। ये बात हमने देखी, और इसमें ये तीन बातों को कहता है: वाद, प्रतिवाद और संवाद। इस तरह के आधार पर यह संवाद को एक विकास मानता है। यह कहता है इन दो तत्वों में संघर्ष होता है, और संघर्ष के परिणाम स्वरूप संवाद जो कि एक विकास की अवस्था है, विकास की अवस्था है। और इनके कारणों पर अगर हम नजर डालें तो इनके जो कारण बताता है वो बताता है गतिशीलता, कि प्रत्येक वस्तु है, प्रत्येक पदार्थ है वो गतिशील है, चाहे एक छोटा सा कण है चाहे सूर्य है, प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होता रहता है, प्रत्येक चीज में परिवर्तन होता है। तो ये बात कहता है कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को लेकर कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, प्रत्येक चीज है वो गतिशील है। इसके अलावा वो और भी बहुत सारी बातें इस संदर्भ में कही जो हमने कल इसके ऊपर हमने चर्चा की थी, और आज जो हम करने वाले हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, इसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत दिया है उसका क्या उद्देश्य है। आज हम उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। तो हम उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं तो उद्देश्य क्या है, अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो उसका उद्देश्य है वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता। वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता। देखिए क्या कहना चाह रहा है वो, ये कहना चाह रहा है कार्ल मार्क्स ये कहना चाह रहे हैं कि केवल साम्यवादी अवस्था को छोड़कर, केवल किसको? साम्यवादी अवस्था को, साम्यवादी अवस्था को छोड़कर के प्रत्येक अवस्था में वर्ग संघर्ष होता है, वर्ग संघर्ष होता है, और अनिवार्य है, होना चाहिए, तभी जाकर साम्यवादी अवस्था आएगी। यह कहना चाह रहा है, यही उद्देश्य है इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का, कि क्या है कि प्रत्येक समय में अगर हम बात करते हैं, शुरू से अगर हम बात करें, आदि साम्यवाद से बात करते हैं, आदि मानव जब आदमी ज्यादा समझता नहीं था, जानवरों की तरह रहता था, शिकार करके खाता था, उस समय भी संघर्ष हुआ, और वहीं से ही दो तरीके से वर्ग बनने लगे। उसके बाद हमने दास, अगर हम बात को करें, हम दास युग की बात करें तो मालिक और दास, उसके बाद अगर हम बात करें सामंत युग की तो सामंत और खेतिहर, उसकी अगर हम बात करते हैं, इसके बाद पूंजीपति और मजदूर वर्ग। तो इस तरह उन दोनों वर्गों में हमेशा वर्गों के अंदर संघर्ष चला है। क्या चला है? संघर्ष चला है, और ये संघर्ष के कारण ही नवीन युग आया है। एक नवीन युग बना है जिसे ही क्या कहा है इन्होंने? विकास कहा है, उसे ही द्वंद्वात्मक कहा है। संघर्ष को क्या कहा है? द्वंद्व कहा है। द्वंद्वात्मक शब्द संघर्ष का नाम है, एक तरीके से संघर्ष है, वाद विवाद है, और इसके कारण ही क्या हुआ है? विकास हुआ है। और कहता है कि यह वर्ग संघर्ष अनिवार्य है, यही कारण है, जब ही क्या होगी? साम्यवादी अवस्था आएगी, और साम्यवादी वो अवस्था है जहां कोई वर्ग नहीं होगा, कोई वर्ग नहीं होगा, और कोई वर्ग नहीं होगा तो संघर्ष भी नहीं होगा। अतः वर्ग संघर्ष अनिवार्य है,
साम्यवादी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, विकास को प्राप्त करने को, इसको विकास का चरम उत्कर्ष बताता है एक तरीके से। और प्रत्येक अवस्था में कहता है केवल इस अवस्था को छोड़ करके, साम्यवादी अवस्था को छोड़कर प्रत्येक अवस्था में क्या होता है, वर्ग संघर्ष होता है और वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। ये बात, यही उद्देश्य को लेकर के इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दिया है। अगर हम बात करें दूसरा क्या उद्देश्य है, वो है समाजवाद की स्थापना। समाजवाद की स्थापना। देखिए, कार्ल मार्क्स साम्यवाद का प्रमुख समर्थक रहा है। द्वंद्ववाद के सिद्धांत के आधार पर इन्होंने कहा है कि प्रत्येक वस्तु गतिशील है। प्रत्येक वस्तु क्या है, गतिशील है। प्रत्येक पदार्थ गतिशील है। उस गतिशीलता के कारण ही एक समय ऐसा आएगा, उस समय में सभी चीजें धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ेगी। गतिशीलता ही विकास का परिणाम है। गतिशीलता ही क्या है, विकास का परिणाम है। और प्रत्येक वस्तु गतिशील है। प्रत्येक वस्तु क्या है, गतिशील है। और इस गतिशीलता के कारण ही धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है और समाजवाद की स्थापना करना चाहता है। वो एक समाजवाद की स्थापना के कारण ही उन्होंने ये तर्क दिया है कि प्रत्येक समय में जो संघर्ष हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि वो क्या चाहता था, वो समाजवाद की स्थापना चाहता था। इसके अलावा अपने जो क्रांति का औचित्य उसने कहा है, क्रांति की जो बात कही है उसको सही ठहराया है। क्रांति को उचित ठहराना। इन्होंने जो क्रांति की बात कही है कि क्रांति उचित है, क्रांति से ही क्या होते हैं, आमूलचूल परिवर्तन आते हैं। आमूलचूल परिवर्तन। और यही नियम है, ये क्या कहता है, यही नियम है वाद और प्रतिवाद का, कि दो अलग अलग तत्वों में, दो अलग अलग विरोधी तत्वों में संघर्ष होता है वाद और प्रतिवाद में, और आमूलचूल परिवर्तन आते हैं। और एक क्रांति को जन्म दिया है इन्होंने, और क्रांति को इसको एक उचित ठहराने के लिए, क्रांति को एक उचित ठहराने के लिए कि क्रांति गलत नहीं है, और उसको उचित ठहराने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का एक सिद्धांत सब लोगों के सामने इन्होंने खड़ा कर दिया कि जो क्रांति है वो गलत नहीं है। जो शोषक वर्ग है उसके ऊपर शोषित वर्ग हमला करेगा और उसको समाप्त कर देगा, और क्रांति के माध्यम से एक नवीन व्यवस्था का जन्म होगा जो एक साम्यवादी अवस्था होगी। एक समाजवाद की स्थापना करना चाहता था इस आधार पर, और उस आधार पर क्रांति को उचित ठहराने के लिए इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जन्म दिया, उस सिद्धांत को जन्म दिया। यही इसके उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि ये जो है क्या ये सही है, क्या सब कुछ सही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करें तो इनकी हम आलोचना कर सकते हैं। हम आलोचना इनकी कर सकते हैं। किस आधार पर आलोचना कर सकते हैं? देखिए, अगर हम आलोचना करना चाहें, अगर हम आलोचना करना चाहें तो जो भी इनकी वो है थ्योरी है वो गूढ़ है। एक तो क्या है, गूढ़ है तथा अस्पष्ट है, तथा अस्पष्ट। समझ में ही नहीं आती है क्या कहना चाह रहे हैं। पदार्थों की गतिशीलता कभी स्पष्ट होती है क्या? नहीं होती। एक पत्थर जगह पे खड़ा है तो खड़ा ही है, पड़ा है एक जगह, उसमें गतिशीलता किस तरह है, किस आधार पर बताना चाह रहे हैं, कुछ स्पष्ट ही नहीं होता है। तो एक तरीके से अस्पष्ट धारणा और एक गूढ़ है, एक रहस्यमयी है, एक रहस्य की ओर लेके जाते हैं कि इस तरह पदार्थों में गतिशीलता आती है, उसके अंदर विरोधी तत्वों में संघर्ष होता है, एक नवीन चीज बनती है। तो किस तरह बनती है, कुछ समझ में ही नहीं आती है। बार बार बस उसी तरह को पदार्थों से कहीं और भग जाता है, वहां से फिर उधर की तरफ लेके आता है। एक तरीके से गूढ़ और अस्पष्ट है, जिसको मानना संभव नहीं है, स्पष्ट ही नहीं है। और जो विकास का आधार है, दूसरी बात, जो विकास का आधार है वो क्या बताता है कि जो विकास का आधार का एकांगी अध्ययन किया है इसने, केवल एकांगी अध्ययन, इन्होंने एक तरफा अध्ययन किया है। विकास संघर्ष का फल है। इन्होंने क्या कहा है, जो विकास है वो क्या है, संघर्ष का फल है। लेकिन हम जानते हैं प्रत्येक विकास का, जो विकास की जो सिद्धियां पड़ी है उसमें संघर्ष के साथ सहयोग भी रहा है।
सहयोग तत्व जब तक नहीं रहेगा, जब तक विकास हो ही नहीं सकता। केवल एकमात्र संघर्ष नहीं है विकास का आधार। हम मानते हैं संघर्ष कहीं कहीं आधार रहा होगा, है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य तत्व भी है, लेकिन सिर्फ ये किस पर जोर दे रहा है? संघर्ष पर जोर दे रहा है, जो कि उचित नहीं है, हम नहीं मान सकते। और इसके अलावा तीसरी क्या बात कर रहा है ये? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और किस आधार पर आलोचना कर सकते हैं, तो जो भौतिक समृद्धि है उस पर अत्यधिक बल दिया है इन्होंने। किस पर? भौतिक समृद्धि पर। यहां लिख देता हूं ऊपर, इसको मिटा देता हूं। और क्या है? जो भौतिक समृद्धि है पर अत्यधिक बल। इन्होंने भौतिक समृद्धि पर बहुत ज्यादा बल दिया है। हर चीज को भौतिक चीज से जोड़कर देखा है, अर्थ से जोड़ करके देखा है, भौतिक संसाधनों से तो जोड़ के देखा है, उत्पादनों के साधनों से जोड़ के देखा है। हर चीज में भौतिक चीज को ला करके डाल दिया। प्रत्येक, अगर हम चाहे इतिहास की भौतिकवादी वाक्य की बात करें, चाहे द्वंद्वात्मक की बात करें, वहां भी ये बात करता है भौतिक। ये भौतिक तत्व पर कुछ ज्यादा ही जोर देता है, जो कि सही नहीं है। केवल मात्र भौतिक समृद्धि के लिए कोई काम नहीं होता है। मात्र भौतिक समृद्धि उद्देश्य नहीं है। आज अगर हम बात करें ऋषि मुनियों की, हम बात करते हैं किसी ऐसी चीज की, तो वो भौतिकता के लिए नहीं, वो आध्यात्मिकता के लिए भी करते हैं। कुछ विकास कुछ जो समृद्धि है वो आध्यात्मिक समृद्धि भी पाना चाहते हैं। भौतिक समृद्धि की जरूरत नहीं है कुछ लोगों को। भौतिकता बिल्कुल होती है, मानते हैं कि भौतिकता तो कहीं न कहीं होता है, मूल में कहीं न कहीं हो सकता है भौतिकता तो, लेकिन एकमात्र भौतिक पर इन्होंने इतना बल दिया, वो एकमात्र कारण नहीं है। मात्र भौतिक समृद्धि नहीं चाहता है, अन्य समृद्धियां भी है, अन्य बातें भी हैं। राजनीतिक समृद्धि की बात करें, वहां कोई भौतिक समृद्धि की बात नहीं है। अगर हम सामाजिकता की बात करें, हम धार्मिक समृद्धि की बात करें, अगर हम धार्मिकता की बात करें, आध्यात्मिकता की बात करें, तो उन पर भी तो बल देना चाहिए कि उसके कारण भी तो विकास होता है। केवल एक भौतिक समृद्धि के लिए ही बकते हैं क्या? कि वो ही विकास का रास्ता है क्या? नहीं। तो इस आधार पर हम इनके आधार पर इनकी आलोचना कर सकते हैं। पदार्थ में चेतना की बात अगर हम करें, ये कहता है, तो इसके जितने भी जो तर्क हैं वो अमान्य तर्क है, हम मान नहीं सकते इनके तर्कों को। इनके तर्कों में किसी भी तरीके का, कहीं पर ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु क्या है? गतिशील है। प्रत्येक वस्तु गतिशील है। संभव नहीं है, संभव ही नहीं है, मान नहीं सकते, तर्कशील नहीं है, ये तर्कशील बात नहीं है। अगर हम देखते हैं तो उसमें गतिशीलता कहीं नहीं दिखाई देती, बहुत सारी वस्तु में नहीं दिखाई देती गतिशीलता। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस आधार पर हम इनको उचित नहीं ठहरा सकते। इसके अलावा फिर भी इतनी कुछ आलोचना होने के बावजूद भी हम कह सकते हैं कहीं न कहीं इसका हमारे जीवन में कहीं न कहीं महत्व अवश्य है। अगर हम महत्व की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा ही जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है ये एकमात्र भ्रम है, या एकमात्र कोई खराब, कोई मतलब का ही नहीं है। किसी भी तरीके से कहीं कोई संदर्भित नहीं किया जा सकता, इसको कहीं पर हम उपयोग में नहीं ले सकते, नहीं, ऐसी बात नहीं। कुछ इनकी हम कह सकते हैं महत्व अलग है घटनाओं का भौतिक कारण। अगर हम बात करते हैं घटनाओं का भौतिक कारण, तो यहां हम देख सकते हैं कि बहुत बार हम बहुत सी चीजों को मान लेते हैं ये क्या है, ये तो ईश्वरीय है, ये तो ईश्वर ने बनाई है, ये ईश्वर के फलस्वरूप बनी है। हम आध्यात्मिकता की ओर चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे भौतिक कारण होता है। भौतिक कारणों के कारण वो घटनाएं वो जन्म लेती हैं, वो घटनाएं भौतिकता के कारण, भौतिक कारणों के कारण जन्म लेती है, लेकिन हम उन्हें ईश्वरीय रूप दे देते हैं, जो कि इस आधार पर हम उसको एक वैज्ञानिक रूप से अगर देखें हम, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि घटनाओं का भौतिक कारण होते हैं और इन घटनाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। देखो, घटनाओं में परिवर्तन संभव है, इस आधार पर परिवर्तन
संभव है कि हम इन घटनाओं में क्या कर सकते हैं, इतिहास को देखते हुए, ऐतिहासिक संघर्ष को देखते हुए हम राजनीतिक और सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनमें भौतिकता के कारणों को देखते हुए उनमें परिवर्तन संभव है, उनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, उन घटनाओं में हम परिवर्तन ला सकते हैं, हम सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन ला सकते हैं। और तीसरा एक बात है, इन्होंने जो बात कही है उसके आधार पर हम कहते हैं कि वस्तुएं परिवर्तनशील है, वस्तुएं परिवर्तनशील है। तो कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। ये इनका एक उपयोगी तर्क है कि इस संसार में कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, कुछ भी इमोर्टल नहीं है। कहने का मतलब सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ स्थिर नहीं है, एक जैसा नहीं रहेगा, सब धीरे धीरे परिवर्तन होगा ही होगा। और हम पूरे इतिहास को उठा के देखते हैं तो हम देखते हैं कि निरंतर परिवर्तन होता रहा है। तो इस आधार पर, इन सब आधारों पर हम देखते हैं तो इनका जो इतिहास की, अगर इन्होंने इनकी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अगर बात करते हैं तो उस आधार पर इनका उद्देश्य चाहे वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता को दिखाना रहा हो, चाहे समाजवाद की स्थापना को सही ठहराना हो, चाहे वो क्रांति के औचित्य को बिल्कुल उचित रूप से ये जनता के सामने सही ठहराना चाहते हो। और मानो बहुत सारी आलोचनाएं हैं, बिल्कुल स्पष्ट धारणा है और केवल विकास का एकमात्र संघर्ष कारण नहीं है, ये बात है। तो इसके अलावा भौतिक समृद्धि पर बहुत ज्यादा बल दिया है, इसके बावजूद भी कुछ महत्व अवश्य है। उन महत्वों की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि वास्तव में घटनाओं के पीछे भौतिक कारण रहा होता है। प्रत्येक घटना के पीछे कहीं न कहीं भौतिक कारण होता है, जिसे हम ईश्वरीय कारण मान लेते हैं, वो सही नहीं है। और घटनाओं में परिवर्तन संभव किया जा सकता है। इन घटनाओं को हम रीड करके किन भौतिक कारणों के कारण परिवर्तन हुआ है और आगे हम उसमें क्या कारण में किस तरह घटनाओं में परिवर्तन, राजनीतिक और सामाजिक जो घटनाएं उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, ये भी एक महत्व का विषय है। इस आधार पर ये महत्व निकल के हमारे सामने आता है कि वस्तुएं गतिमान है और निरंतर परिवर्तित होती रहती है, स्थिर नहीं है। वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। यह कहना चाह रहे हैं हमारे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंदर कार्ल मार्क्स महोदय। और लगभग कुछ बातों में इनके महत्व है, लेकिन अगर हम निष्कर्षतः देखें तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। निष्कर्ष में हम कहें कि क्या सही है क्या गलत है, तो एक तरीके से परिवर्तन जो है कि प्रत्येक वस्तु गतिशील है ऐसा नहीं है ना। और प्रत्येक जो कारण है वो भी भौतिक कारण प्रत्येक चीज में नहीं होता है, और प्रत्येक वस्तु के जो विकास में है वो संघर्ष नहीं है, सहयोग की बात है। तो इस आधार पर हम निष्कर्ष भी इसका निकाल सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।